नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग अविकारी शब्दों के पद परिचय को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विकारी पदों के परिचय को जाना था। इसमें हम अविकारी शब्दों के पद परिचय को जानेंगे। तो पहले अविकारी शब्द क्या है ये जान लीजिए। अव्यय, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय निम्न प्रकार के हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और निपात भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो पहले क्रिया विशेषण क्या है ये जानिए। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जिससे कि क्रिया की विशेषता का पता चले। ये भी चार प्रकार के हैं। पहला कालवाचक, जिससे क्रिया के करने या होने के समय का ज्ञान हो, वे कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, हर साल इत्यादि। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध हो, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, बाहर, भीतर, इधर, आसपास आदि। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी कि उसकी मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चले, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह कम बोलता है, थोड़ा नमक देना, उतना ही काम करो जितना कर सकते हो, जरा चुप रहो। तो इससे परिमाण का पता चलता है। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के भी कई भेद हैं। जैसे अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक। तो जो अधिकता बोधक है उसमें अधिक चीज़ें हैं क्या, वो शब्द आते हैं। जैसे बहुत, अति, बड़ा, खूब, पूर्णतया आदि। न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण में कम चीज़ों का पता चलता है। जैसे ऐसे शब्द जिससे कम का पता चले, कुछ, थोड़ा, ज़रा, तनिक, किंचित आदि। पर्याप्त में ना अधिक न कम, केवल, बस, काफ़ी, बराबर इत्यादि पद आते हैं। तुलना बोधक में जब तुलनाएं की जाएं, जैसे कि अधिक, कम, इतना, उतना, कितना, जितना, इस तरह के पद आते हैं। श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण में श्रेणी, जैसे थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी, तिल तिल, एक एक करके, यथाक्रम इत्यादि के पदों का प्रयोग होता है। अब इसका क्रिया विशेषण का चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या रीति या विधि, ढंग या तरीका का बोध हो, उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे साइकिल धीरे धीरे चलती है, झटपट तैयार हो जाओ, कार तेज भागती है, इस तरह के पद। तो यहाँ पर रीति का पता चल रहा है, तरीका पता चल रहा है कार्य होने का, वो रीतिवाचक है। बच्चों, जहाँ क्रिया विशेषण के भेद में आपको ये लगे कि ये कालवाचक नहीं है, स्थानवाचक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है। अब हम क्रिया विशेषण पदों का परिचय कैसे करेंगे ये जान लें। तो सबसे पहले हम उस क्रिया विशेषण पद के भेद को लिखेंगे कि वो कौन सा भेद है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। दूसरी बात हम ये बताएंगे कि क्रिया विशेषण का जो विशेष क्रिया है वो क्या है, क्योंकि वो क्रिया विशेषण किसी न किसी क्रिया से जुड़ी होगी, तो क्रिया बतानी होगी हमें। और तीसरी बात, अगर उसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है तो आप उसका भी उल्लेख करेंगे, और जिस क्रिया विशेषण से वो जुड़ा है उसका भी आप बताएंगे, उसके बारे में भी। तो प्रविशेषण बच्चों वो होता है जो कि विशेषण का विशेषण होता है। इसको उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे अरविंद बहुत धीरे चलता है, यहाँ पर धीरे क्रिया विशेषण है, चलने की क्रिया है इसमें, और धीरे का भी विशेषण यहाँ बहुत धीरे लिखा है, तो ये धीरे का भी विशेषण है, तो ये प्रविशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये विशेषण का विशेषण है। तो आप इसमें ये बता देंगे कि ये बहुत, अगर पद का परिचय लिखने को आया तो आप कहेंगे कि ये पद परिचय में कि ये क्रिया विशेषण प्रविशेषण है, और दूसरी बात चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। दो बातें आप इसमें बताएंगे। अब हम इसको उदाहरण से समझ लें, और क्रिया विशेषण के एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे वह बालक थोड़ा खाता है, यहाँ पर थोड़ा जो पद है यह क्रिया विशेषण है। किस तरह का है, थोड़ा, थोड़ा परिमाणवाचक है, और कौन सा परिमाणवाचक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम इसे कह सकते हैं थोड़ा। और
खाता है क्रिया की विशेषता बताता है। 2 बातें बताइए, क्रिया विशेषण का भेद और उसकी क्रिया। एक और उदाहरण देख लीजिए, रोहन यहाँ नहीं आया था। यहाँ पर यहाँ जो पद है ये क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, तो आप लिख दीजिएगा ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और दूसरी बात, इसकी जो क्रिया है वो बता दीजिए कि आया था क्रिया की विशेषता बता रहा है। 2 बात आपको बतानी होगी। अब जो है हम दूसरा अव्यय जो है उसको देखिए, संबंध बोधक अव्यय। जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय पहचानिए। इसके भेद होते हैं कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक आदि। इसके जो शब्द होते हैं इस तरह के होते हैं, पहले, बाद, ऊपर, नीचे, सामने, और, द्वारा, कारण, विरुद्ध, खिलाफ, संग, साथ आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है संबंध बोधक में। अब देख लीजिए कि इसका पद परिचय हम कैसे करेंगे। तो इसका पद परिचय देते समय इसके भेद को हम बताएंगे और संबंध को रेखांकित करेंगे कि ये संबंध किसके किसके बीच में स्थापित हो रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, मकान के ऊपर कौवा बैठा है। तो सबसे पहले हम बता देंगे अव्यय का कौन सा भेद है। यहाँ पर ऊपर जो पद है इसके बारे में अगर आ गया तो अव्यय है ये ऊपर। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि ये मकान और कौवा के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो आप इसमें 2 बातें लिखेंगे। पहला तो ये संबंध बोधक अव्यय है और दूसरा मकान के और कौवा इसके संबंधी शब्द हैं। बस इतना आपको लिखना है, 2 चीज़ें। एक और उदाहरण इसका देख लीजिए, वह बगीचे के सामने बैठी है। के सामने अगर पद आ गया तो ये संबंध बोधक है, के सामने। ये आप लिख दीजिएगा पहले इसमें कि संबंध बोधक अव्यय है और दूसरी बात बगीचा और बैठी है के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। 2 बातें आप इसमें बताएंगे। अब इसके बाद हम इसका जो अगला भेद है समुच्चय बोधक पद, वो जान लें कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। जो अव्यय 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? एक से स्थिति वाले 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दूसरा जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है वे क्या है? एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। चलिए देखें इसमें क्या करना है हमें। तो हमें इसके बारे में लिखना होगा, इसका पद परिचय कि ये समुच्चय बोधक पद है और किस में स्थापित कर रहा है, किस किस के बीच में ये लगा हुआ है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, तुम और मैं बगीचे में गए। यहाँ पर और पद समुच्चय बोधक है। इसका लिखेंगे कि ये संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, तुम और मैं को जोड़ रहा है। 2 बातें बताना है। पहला तो ये कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है क्योंकि तुम और मैं दोनों यहाँ पर समान है, दोनों एक साथ जा रहे हैं बगीचे में, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और संयोजक है और तुम और मैं को मिला रहा है। ये 2 बातें लिखेंगे। दूसरा उदाहरण इसका देख लीजिए, गांधी जी का कहना था कि सत्य और अहिंसा का रास्ता मत छोड़ना। यहाँ पर की जो पद है ये समुच्चय बोधक है। किस तरह का है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि इधर देखिए दूसरी बात है, उधर व्यधिकरण है। ये 2 एक आश्रित उपवाक्य से जुड़ा हुआ है वाक्य से कि पहला इसमें है गांधी जी का कहना था और दूसरा सत्य और अहिंसा का रास्ता मत छोड़ना। 2 वाक्यों को ये जोड़ रहा है। तो आप इसमें पहले तो ये लिखेंगे कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है और दूसरा 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। कौन कौन सा? गांधी जी का कहना था और दूसरा सत्य और अहिंसा का रास्ता मत छोड़ना। तो इस तरह से हम समुच्चय बोधक पदों का परिचय करेंगे। अगला है विस्मयादि बोधक पद। विस्मयादि बोधक पद क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं? जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट हो
उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसमें भाव प्रकट होते हैं हर्ष के, शोक के, आश्चर्य के, घृणा के, दुख के, पीड़ा के, तो ये हमें बताना होता है। चलिए इसको भी उदाहरण समझें। उदाहरण है ओह तुमने अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर ओह जो है ये विस्मयादिबोधक पद है। विस्मयादिबोधक पद के क्या चिन्ह भी लगा होता है सामने, तो उसे आप देख करके पहचान जाएंगे कि ये विस्मयादिबोधक पद है। और भाव बताना होता है इसमें कि ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। खेद का भाव प्रकट कर रहा है, तुमने अनर्थ कर डाला, तो यहाँ खेद का भाव प्रकट हो रहा है, ये आपको बताना है। पहले आप लिखेंगे कि ये विस्मयादिबोधक है, दूसरी बात आप बताएंगे कि ये खेद को प्रकट कर रहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए कि अरे कितना प्यारा बच्चा है। देखिए अरे आगे इसमें विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हुआ है, इससे आप पहचान लीजिए और लिख दीजिएगा कि ये विस्मयादिबोधक पद है। और इसमें कितना प्यारा बच्चा है, आश्चर्य का भाव प्रकट हो, अरे कितना प्यारा बच्चा है, तो जो भाव प्रकट हो रहा है वो आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। इस तरह से आप इसका पद परिचय लिखेंगे। और अब हम निपात के बारे में जान लें कि ये क्या है। अवधारक भी इसको कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ पर बल लगा देता है, उन्हें निपात कहते हैं। जोर देता है उस वाक्य पर, वो निपात कहलाता है। जैसे ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि ये मुख्य निपात होते हैं। इसको भी देखते हैं इसका उदाहरण। तुम्हें आज रात को रुकना ही पड़ेगा। यहाँ पर ही बल दे रहा है इस वाक्य में कि रुकना पड़ेगा, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो ही क्या है यहाँ पर, निपात है। ये आपको बस इतना ही लिखना है कि ये निपात अव्यय है। उदाहरण दूसरा देखिए, तुमने तो हद कर दी। तो यहाँ पर जो तो लगा है ये भी वाक्य में बल दे रहा है हद करने के बाद पर, तो यहाँ पर ये निपात है, ये आप बताएंगे निपात अव्यय है। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। यहाँ तक जो है ये भी जोर दे रहा है इस बात पर कि गांधी जी को सभी जानते हैं, तो यहाँ पर भी निपात है ये। इस तरह से जहाँ हम देखेंगे कि जहाँ पर किसी भी वाक्य में बात पर बल दिया जा रहा है वो निपात अव्यय कहलाएगा। बच्चों एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब कोई भी पद का आप परिचय लिखें तो पहले उस वाक्य को ध्यान से समझ लें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शब्द स्थान परिवर्तित करके या प्रयोग के आधार पर वो कहीं क्रिया विशेषण होगा, कहीं संबंध बोधक होगा, कहीं कुछ और होगा, तो वाक्य को अच्छी तरह से समझना आपको आवश्यक है। जैसे कि एक वाक्य है, हमारा मित्र यहाँ रहता है। यहाँ रहता है तो यहाँ ये पद है क्रिया विशेषण। और यहाँ देखिए, तुम हमारे यहाँ चित्र देखोगे। यहाँ पर यहाँ देखिए हमारे और चित्र के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, तो यही यहाँ पर संबंध बोधक बन गया। इसी तरह से और भी उदाहरण है कि जैसे कौन आया है, यहाँ पर कौन सर्वनाम है। कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, यहाँ पर कौन बच्चा का विशेषण बन गया। और आकाश में कौन जाना कौन सा कठिन है, यहाँ पर कौन कठिन है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। तो कभी कभी एक ही पद स्थान परिवर्तित करके अलग अलग पद बन जाते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।